ये आप अंदाज लगा लो, 2008 तक वो नरेगा था जी। उनने चुनाव देख करके मनरेगा किया। लाडली बहन जो पूरे अब देश में प्रचलित हो गई है, तो उसमें पैसे कब बढ़ेंगे, ये सवाल बार बार आता रहता है कि कांग्रेस नहीं है, जैसे कांग्रेस ने झूठ बोल के सरकार बना ली थी, कर्ज माफी करेंगे, कर्ज माफी नहीं की। रोजगार सृजन जो है वो सबसे बड़ा चुनौती है, तो उसमें उस दिशा में क्या हो रहा है? केवल सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा, हमारा युवा नौकरी पाने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बने। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं एमपी तक का पॉडकास्ट। एमपी तक के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बहुत ही विशेष अतिथि है और अतिथि का नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो मोहन यादव जी, आपकी सरकार को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो। लेकिन कल जो कार्यक्रम हुआ ग्वालियर में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिवराज जी से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ मोहन यादव मध्य प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। तो इससे मतलब आप जो राजनीतिक रूप से लोग देख रहे हैं, इससे आपको और मजबूती मिली इस बयान से गृह मंत्री के कि लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्नेह के साथ हमको आशीर्वाद भी दिया, और ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के समय से माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा जी, सभी के आशीर्वाद के साथ हमने अपने राज्य के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी काम करने की गुंजाइश थी। इसलिए मंत्रिमंडल के बंटवारे के टाइम पे मैंने मंत्रिमंडल में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर का काम मेरे ही पास रखा है, और हमने अपने सभी क्षेत्रों में इस पे काम चालू किया। और एक बड़ा प्रयोग ये किया कि आमतौर पे GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे इंदौर में होती थी। हमने कहा इंदौर अपना बड़ा नगर है, होना चाहिए, लेकिन हर छोटे छोटे संभाग केंद्रों पे भी इन्वेस्टर समिट होना चाहिए। और ये इस सुझाव पे काम करने का परिणाम ये निकला कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हमको नीचे से रिस्पांस आया। और भोपाल में पिछली बार GIS फरवरी में जब हमने करी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया, और उस समय जो हमने MOUs किए थे, जिनके MOU जो हुए, उस MOU में खासकर लगभग 8.5 लाख करोड़ का काम नीचे धरातल पे आया, जिसमें 6.5 लाख करोड़ के काम चालू हो गए, 2 लाख करोड़ के काम का उनके हाथों से हमने भूमि पूजन लोकार्पण कराया। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये जो कुछ है सामने है। इसलिए हमने अपने नेता हैं माननीय अमित जी, और उनके सामने ये सारी बातें रखी। वो न केवल अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर ग्वालियर के लिए हमको न केवल उन्हें स्वीकृति दी, बल्कि आशीर्वाद भी दिया। और ये हमारे लिए आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये अच्छी बात है कि सारे राज्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ हम देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके आए, इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, पर ये आप भले उस शाबाशी पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, आप संकोच कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि ये बहुत आम तौर पे ऐसा होता नहीं है कि अमित शाह जी पब्लिकली ये कहे कि आप ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। बीमारू राज्य था, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के राज्य में, फिर शिवराज जी ने लाया, और अब शिवराज जी से भी ज़्यादा ऊर्जा से आप काम कर रहे हैं। तो ये आपको, आपकी जो 2 साल का काम है उसको एक तरह से उन्होंने नहीं, मैं उनमें फिर विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बात सही कि बीमारू राज्य तो था हमारे सभी सेक्टर में। कांग्रेस के शासनकाल में डे फर्स्ट से 1956 से मध्य प्रदेश बना, लगभग 2002-3 तक 1-2 साल 2-3 बार छोड़ दो तो बीजेपी या जनसंघ की सरकार नहीं रही। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल के होने के बावजूद भी, जैसे आपको मैं राज्य के प्रति व्यक्ति आय बताऊंगा, अगर 56 से लेकर 2002-3 तक प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया साल थी। आप बजट, अपना राज्य का बजट कुल सब मिला करके 20,000 करोड़ का बजट था, आज 4,21,000 करोड़ का बजट है। इरिगेशन एरिया अगर देखें तो इरिगेटेड एरिया हमारा 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो हमने अपने 1.5 साल में लगभग 8.5 से ऊपर थे, 1.5 साल में कर दिया। 5 मेडिकल कॉलेज थे 2002-3 तक, तो आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 40 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। तो ये जो हाथ, मैंने कहा ये तो दिखेगा अपने आप में जो हुआ है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर, ये बात सही है कि माननीय शिवराज जी के समय पे भी उन्होंने एग्रीकल्चर में अच्छा काम किया, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ज़बरदस्त की, और उसका परिणाम ये निकला कि वो अच्छी खासी स्पीड से गई। लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, इसलिए बिजली, पानी, सड़क सब के साथ साथ हमको इंडस्ट्री पे जाना चाहिए।
और इंडस्ट्री से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरह उनने अपना वाइब्रेंट गुजरात और बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट, मैं गुजरात भी गया था और मैंने वो मॉडल देखा भी है। और इस आधार पर आज से 25 साल पहले उन्होंने फार्मा में काम किया, उनने गैस आधारित उद्योगों पे काम किया, बहुत सारे प्रकार से हमने उसको कोई प्रतिकृति कराने का प्रयास किया। नहीं तो मैं अब बाकी जो सरकार की बात और राजनीतिक बात करने से पहले एक निजी सवाल आपसे पूछता हूँ। इस महीने ही आपके पुत्र का विवाह हुआ, अभी हाल में ही हुआ। तो सारे जब नेता अभी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शादियाँ होती है, लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। आपने एक सामूहिक विवाह में आपके बेटे का विवाह करवाया, तो 21 जोड़ों के साथ में करवाया। तो ये क्या सोचा गया? क्योंकि आप परिवार को हमेशा अपने शासन से दूर रखते आए, पर ये आपके परिवार के लोग मान गए कि आप सामूहिक विवाह कराएंगे बच्चों का। देखिए, ये हम सबके लिए माननीय मोदी जी आदर्श है, वो अपने परिवार को कितना दूर रखते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हर एक किसी के जीवन में हम जब कोई बड़ी जगह पे आ जाए तो हमको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वैसे मैं इस विद्यार्थी परिषद के समय से जब मैं सार्वजनिक जीवन से राजनीतिक जीवन में आया हूँ, तब भी हमने कहा मौत मैयत पे, शादी ब्याह पे अनावश्यक दिखावा मत करो, खर्चा क्यों करते हो। जब बड़ा आदमी करता तो कई लोगों को कष्ट होता और वो कर्जा करके करते हैं, वो गलत उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे कई चीज़ों पे मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता भी आया। यदि मेरे कई राजनीतिक मित्र कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, इससे नुकसान होगा आपको। मैंने कहा मेरे को तो नुकसान नहीं होता, जो बात वो है सही है। और इसी कारण से मैंने ये भी बेटे का, अभी आप बता रही है छोटे वाला, इसे ये सर्जन है, इससे बड़ा वाला वो एडवोकेट है, उसने LLM करके PhD की है। उसका लास्ट ईयर विवाह किया था, वो भी 50 लोगों के साथ ही किया था। तो हमारे परिवार में एक तरह से ये एक्सेप्ट भी करते हैं बच्चे भी कि हाँ, ये आपने ठीक सोचा है। और मैं समझता हूँ कि सबके लिए ठीक है, बड़ी जवाबदारी बात तो और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। नहीं, पर बच्चे मान गए आपकी जो किसी ऐसे। मान गया आराम से कोई, लेकिन ये सही है कि मन में तो दुनिया की चकाचौंध से लगता ही है, लेकिन संस्कार देने से माता पिता और हमारे पारिवारिक माहौल में दादा दादी का भी आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। और मैंने ये बताया कि अगर हम ये करेंगे तो दूसरों को श्रेय मिलेगा। अच्छा लगा, वो तैयार हुए। नहीं तो आपके बच्चे अब नर्मदा परिक्रमा करने भी चले गए, तो ये मतलब आमतौर पे माना जाता है कि जब लोगों की उम्र हो जाती है तब जाते हैं। आपने की है क्या कभी परिक्रमा? ये क्या है, थोड़ा सा मैं क्षिप्रा परिक्रमा करता था, मैं नर्मदा परिक्रमा मैंने नहीं की है। लेकिन माँ नर्मदा जी की पूजा दर्शन से हमारे धार्मिक रूप से करते आए हैं। लेकिन ये सही है कि हमने क्षिप्रा परिक्रमा लगभग 20 साल से चालू की है। तो बच्चे भी उसमें पूरे समय रहते थे, खूब आनंद के साथ करते थे। तो उनने भी कहा कि मैं अब विवाह करने आया था और अगले महीने जनवरी के बाद मुझे वापस कॉलेज ज्वाइन करना रहेगा, PG के कुछ कोर्स बचा हुआ है। बेटी भी MBBS के बाद वो भी PG करने वाली है। तो उन्होंने कहा हमको अभी 10-15 दिन का समय है, तो हम नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहते। तो हमने कहा करो, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन जो पवित्रता है, जो सादगी है, वो सब ध्यान रखना। मुझे इस बात का संतोष है कि वो करने जाना अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार मिलते हैं। और ये बात सही है कि हमारे लिए परमात्मा का आशीर्वाद है। नैसर्गिक सौंदर्य के से लेकर माँ नर्मदा के दोनों किनारों का अद्भुत स्थान है। वो कई साधकों का, तपस्वियों का, मनस्वियों का अगर मन करता है तो हमको, आपको जरूर जाना चाहिए। नर्मदा जी का आशीर्वाद सदैव जीवंत देवी है एक तरह से। तो मुख्यमंत्री जी, अब उज्जैन में ही सिंहस्थ होने वाला है और इस बार आप ही मुख्यमंत्री भी है और सिंहस्थ भी वहीं होने वाला है। तो ज़मीन कैसे वहाँ होगी? इतने सारे लोग, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोग आएंगे। तो ये उज्जैन तो बहुत छोटा सी शहर है, तो ये कैसे इसका मैनेजमेंट होगा? इतने जब लोग आएंगे, ज़मीन कम पड़ जाएगी, तो कहाँ कैसे होगा ये सब? देखिए, ये बात सही है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो सिंहस्थ और कुंभ मेले हैं। और ये हमारे लिए और भाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जब सभी तरफ से उन्नति की है, तो विश्व के भी लोग आते हैं, देश के भी लोग आते हैं, प्रदेश के लोग भी आते हैं। उस तरह की तैयारी भी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था भी चाहिए। और हम, मैं केवल इतना जरूर संशोधन करना चाहूँगा कि हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद भी माननीय मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था उज्जैन में, बीते वर्ष ही हमारे यहाँ लगभग 7 करोड़ से ऊपर ज़्यादा यात्री आए हैं। तो केवल 12 साल का एक सिंहस्थ नहीं, पूरे साल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन बहुत अलग रूप में गया है। लेकिन हमने ये तैयारी कर ली है कि ये सिंहस्थ अद्भुत होगा, इसमें किसी प्रकार के कष्ट नहीं आएंगे। इसलिए
मूल रूप से स्नान का महत्व रहता है सूर्यास्त के समय, तो हमने लगभग 30 किलोमीटर के नए घाट बना रहे। पुराने घाट तो है ही, लेकिन नए घाट दोनों किनारे 15-15 किलोमीटर के दोनों तरफ किनारे बनाकर घाट का, तो स्नान में लगभग 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग से ज़्यादा स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंधन हम इसमें कर रहे हैं। सभी देवस्थान के लिए पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग, बाकी उज्जैन के साथ जुड़े हुए सारे रास्तों को हमने 6 लेन 4 लेन में बदलने का निर्णय किया। जैसे इंदौर से जो परंपरागत रोड है उसको हमने 6 लेन बनाया, आज की स्थिति में 80% से ज़्यादा बन गया है। एक हमारा एयरपोर्ट से सीधा चिंतामन होकर जो 4 लेन है उसका टेंडर हमने कर दिया है। एक आपने देखा ही होगा देवास से उज्जैन के बीच का एक 4 लेन अमलतास होकर के वो नया छिपरा से चालू हुआ है। ये NH है मूलतः। ऐसे NH से भी भारत सरकार ने 2 NH हमको दिए हुए हैं, जो असम से लेकर के उत्तराखंड तक जाएगा और दूसरा इधर द्वारका से होकर के असम तक, उधर रायपुर होकर आगे जाएगा, दक्षिण तक भी जाएगा। तो एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो जो हो सकता है, हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, आकाशवाणी का स्टूडियो चालू हो गया है, दूरदर्शन का केंद्र बन रहा है। हमारी एक और बात है कि उज्जैन केवल धार्मिक नगरी नहीं है, हमारे राज्य में भी हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि रिसर्च का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो रिसर्च में स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक, AI से लगा कर सेमीकंडक्टर तक, इंडस्ट्रियों में भी हम इसी प्रकार का प्रोत्साहन। अब तो डीप टेक का ज़माना है, तो डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम करा रहे हैं और ऑब्जर्वेटरी भी हमारी बहुत उन्नत अवस्था में जा रही है। तो आपने तो वैदिक घड़ी भी बनवा दी वहाँ पर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि घड़ी का जो महत्व है, जो हमारा विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, वो बहुत अद्भुत है। आप बताइए ना, किसी भी साइंटिस्ट के पास बैठ जाओ, उनसे कहो कि अगला अपना सूर्यग्रहण कब पड़ने वाला बता दो, तो उनको शायद समय लगेगा, लेकिन पंचांग खोल करके हमारे पंडित जी 2 मिनट में निकाल देंगे। क्योंकि आमतौर पे समय की गणना के लिए अभी तक की पद्धति यही है कि हमारे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसके समय की गणना से हम सब अपनी घड़ी का मिलाते हैं। लेकिन इस पद्धति में भी जो विकार है, जैविक पद्धति और इसमें थोड़ा सा अंतर है। हमारी जो खास करके अब वैदिक पद्धति में ये भाव आता है कि हमारे पास एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। तो एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त हैं, दूसरा सूर्यास्त से सूर्योदय तक अगले दिन तक फिर 15 मुहूर्त। तो दोनों दिनों रात बराबर होते हैं, तो इसलिए दिनों रात की बराबर गणना करके आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक की ये हमारे 30 मुहूर्त होते हैं, इसकी गणना करना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ पर न केवल इस तरह से मुहूर्त की गणना के आधार पर, बल्कि इसी से जुड़ा हुआ पक्ष हमारे ऋतु चक्र का परिवर्तन होता है। उत्तरायण से दक्षिणायन आता है, जैसे साल के 2 हिस्से माने तो उत्तरायण और दक्षिणायन। अब ये संक्रांति आई है तो अब उत्तरायण चालू हो गया। जब दिन तिल तिल करके दिन बड़ा होता है, सूर्य अपने प्रकाश अभाव फैलाते हैं। और वैसे ही रात्रि का भी हमारा जो दूसरा पक्ष आता है कि हमारे पास हर घड़ी, चौघड़ी, मुहूर्त, इन सब का महत्व है और ऋतुओं का भी महत्व है। तो 12 मास, 6 ऋतु, इस सब का हिसाब लगाते हैं तो जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से डूबोता है और वो प्रत्येक क्षण का अपना महत्व है। और ये केवल ग्रहों की नहीं, नक्षत्रों की गिनती भी बताता है। जैसे हमारे यहाँ पद्धति है, आमतौर पर ऋषियों की तपस्या के आधार पर किसी को 108 लगाते हैं। ये महाराज 108 है या महाराज 1008 है। तो ये क्या है, इसको सरल भाषा में कहा जाए तो एक तरह से ये भी उनका सम्मान है, उनको स्मरण करने की एक विधि है, जिसको अपन यूनिवर्सिटी की भाषा में स्नातक या स्नातकोत्तर कहते हैं। ये उस तरह की है। उसमें 1 साल से ज़्यादा जो तप करता है उसको 108 लगते हैं, और एक साल से ज़्यादा करता है 1000 जिसको लगाते हैं। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं जो 1 साल में 4 बार आते हैं, तो 27 चौक 108। तो इसलिए 108 लगाते हैं, उसको 109 नहीं कहते, 107 नहीं कहते। अच्छा। तो ये बड़ा समय गणना का बहुत प्राचीन और बहुत बढ़िया विज्ञान है, इसको स्मरण करना चाहिए। इसलिए हमने वैदिक घड़ी भी लगाई, लेकिन उसके अलावा हमने ऑब्जर्वेटरी भी बनाई और फिजिक्स के, मैथ्स के, IIT के सारे विद्यार्थियों को रिसर्च सेंटर बनाया है।
नहीं, उज्जैन तो इसके लिए जाना ही जाता, जंतर मंतर काल से बात, कालगणना और पुराना जंतर मंतर था। जी। आज की दृष्टि नई ऑब्जर्वेटरी हमने डोंगला बनाई उज्जैन के पास, लगभग 35 किलोमीटर दूर। तो कुछ राजनीतिक सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे। जो एसआईआर हुआ तो 42 लाख वोट उसमें से कट गए, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मतलब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनके वोट कट जाएंगे और ये अन्याय होगा। तो ये क्या मानना है आपका कि ये एसआईआर में गलत देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने प्रत्येक 20 साल में कितनी बार उनकी एसआईआर कराई है। उनके टाइम पे क्या होता था, अगर मतदाता पुनरीक्षण होकर शुद्ध तरीके से मतदाता की सूची बनती है और मृत है तो उनके नाम हटाना पड़ेंगे, नए बच्चे आ गए तो उनका नाम जोड़ना पड़ेंगे, और जो इस देश में नहीं रहने वाले नहीं है वो अगर अपने नाम लिखा लेते हैं तो उनको अगर छांट करके हम उनको बाहर करते हैं तो गलत क्या करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या कसम खा ली कि वो सब देश विरोधी बातों में ही प्रोत्साहन देंगे। मैं तो मान के चलता हूँ अटल जी की जन्म शताब्दी परसों पूरी हुई है, कल ही पूरी हुई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, नेताजी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, जिस पवित्र पद पे अटल जी ने अपनी धाक साख के साथ लोकतंत्र गौरवान्वित किया, ऐसे निर्णायक मौके पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष का जो महत्व है, बहुत गरिमा पर पूर्ण पद है, उस पर उनको विचार करना चाहिए। वो जिस ढंग से वो विदेश में जा कर के हमारे देश का माहौल बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या हल्का बोलते हैं, इससे उनको बचना चाहिए। तो एक और विवाद हो गया, चूंकि आपने नेता प्रतिपक्ष का बात किया, कि जो मनरेगा था तो महात्मा गांधी का नाम हट के उसका नाम अब जी राम जी कर दिया है। और राज्यों के संदर्भ में मेरा सवाल है कि अब बुआई के समय भी 60 दिन वो नहीं होगा उसमें, मतलब वहाँ मजदूरी नहीं होगी उस समय। देखिए, लेकिन ये आप अंदाज लगा लो, 2008 तक वो नरेगा था, जी उनने चुनाव देख करके मनरेगा किया, जी तो किसने किया? कांग्रेस ने तो किया है। जी तो चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको जैसा लगा वो वैसा उनमें घाटा नफा देख रहे हैं। हमने तो शुद्ध रूप से रोजगार गारंटी की बात है, तो जी राम जी से उनको क्या परेशानी है? वो हमेशा राम जी का विरोध ही क्यों करते हैं? राम जी का विषय जब भी आता, कांग्रेस शपथ पत्र देकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि भगवान राम के जन्म का प्रमाण बताओ। और मैं आप जवाबदारी से कहना चाहूँगा कि ज़रा मेरे को आप चित्र दिखा देना कि राम जी के मंदिर के बनने के बाद भी राहुल गांधी जी के परिवार ने कभी दर्शन किए, उनकी बहन ने, उनने, उनकी माता जी ने। वो अयोध्या नहीं जाते, दर्शन नहीं करते, तो इसका क्या करेंगे? जनता हिसाब चुकता करेगी ऐसे मामले में, जनता छोड़ती नहीं है। यही इसी कारण कांग्रेस की दुर्दशा हुई और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार रसतल में जा रही है। तो जो आपकी सबसे लोकप्रिय योजना है लाडली बहन, जो पूरे देश में प्रचलित हो गई है, 14 राज्यों में चली गई है, तो उसमें पैसे कब बढ़ेंगे? ये सवाल बार बार आता रहता है कि भाई 5,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, कब तक बढ़ेंगे? ये महिलाओं के मन में देखिए, बार बार सवाल आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सवाल कांग्रेस उठाती है। जून 2023 में योजना चालू हुई, 1,000 से योजना चालू हुई। जून के बाद दिसंबर में हमारी सरकार आई। दिसंबर में हमारी सरकार के गठन के बाद उसी साल हमने रक्षाबंधन से 250 रुपये बढ़ाए, तो 2024 में 1250 किए। इस साल हमने अपने भाई दूज से 1500 रुपये किए। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमने सारे विकास के काम, सारी योजना चालू करते करते कोई योजना बंद नहीं की, और लगातार हम धन भी दे रहे हैं और बाकी विकास का काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि नारी सशक्तिकरण की हम और अच्छी योजना बना रहे हैं। हम कहने के घर में देने के बजाय बहनों को बाहर बुला करके उनके पास, अगर वो उनके पास समय है, अच्छा रेडीमेड गारमेंट्स का, खिलौना इंडस्ट्री का, या कुछ और जो उनका टैलेंट होगा, तो हम तो VGF वगैरह दे करके 5,000 रुपये महीना अलग से जोड़ करके उनको और सशक्त बनाना चाहते हैं। जब 10,000 आमदनी हो, 20,000 आमदनी हो, ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता। जब आधी आबादी हमारी एक तरह से बहनों के हाथ में है, ऐसे में उनके लिए जीवन में जो कुछ कर पाए, ये हमारा सौभाग्य है। और ये हमारा संकल्प पत्र में लिखा था, हमने उसको कमिटमेंट से किया है। कांग्रेस नहीं है, जैसे कांग्रेस ने झूठ बोल के सरकार बना ली थी, कर्ज माफ़ी करेंगे, कर्ज माफ़ी नहीं की। कितनी कितनी प्रकार की, अभी आप देखो ना, सिद्धारमैया का बयान आया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने कहा कि हमने चुनाव बनाने के पहले जितनी घोषणा की हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना बजट हमने प्रारंभ किया था हमारी सरकार के बनने के समय,
उसको हम 5 साल में डबल कर देंगे। कोई एक राज्य बता दो कांग्रेस का जिसने निर्णय लिया हो। कांग्रेस नहीं करने वाली। नहीं, पर चूंकि आपने कहा कि सिद्धारमैया ने कहा या हिमाचल प्रदेश में कहा, तो ये मध्य प्रदेश में भी सवाल उठता है कि जो ये कल्याणकारी योजनाओं से खजाने पे बोझ पड़ता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। 2 मिनट आप थोड़ा सा संशोधन करना। कल्याणकारी योजनाओं के करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके कि मैं उनको कोई शासन से कपड़ा मिला के बांटूं, कोई उनको बर्तन दिलवाऊं, कोई उनको चीज़ कराऊं, वो एक विषय हो सकता है। उसके बजाय हमने कहा कि भाई 1000, 1500 रुपया, 3000 रुपये बहन के सीधे हाथ में दे दें और वो अपने घर के अंदर की पोषक तत्वों की खरीदी कर ले, वो अपने जीवन में आने वाले कुछ चीज़ों की और कुछ कर ले। उसके कारण से नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयोग हुआ है। कई बहनों की स्टोरी आप देखो लाइन से, जिनके घर में ये हमको 1000, 1500, 3000 रुपये लगता है कि छोटा है, लेकिन ये मान के चलो कि हमारी 1,26,00,000 से ज़्यादा बड़ी आबादी है जिनके लिए ये बराबर इंतजार करती है। हर महीने राखी बनती है। आपने रक्षाबंधन पे आपने भी राखी बंधवाई होगी। बहन के हाथ में पैसा जाता तो पूरे परिवार के काम आता है। ये बहुत बहुत महत्व की और पवित्र योजना है। और केवल ये नहीं, इस प्रकार की सारी योजना। आप बताइए, हम बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। 75% से ऊपर अच्छे बच्चे पढ़े तो लैपटॉप दे रहे हैं। ये बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए अपने टाइम पे नहीं मिला सरकारी स्कूल में, हम लोग तो पढ़े, आप मेरे ख्याल से, लेकिन कभी सुना नहीं था कि बच्चे 4 किलोमीटर से दूर सरकार साइकिल देगी, कोई कपड़े देगी, किताब का भी फ्री देगी। पहली बार हो रहा है। हमारा सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, ये हमने तो पहली बार, लेकिन हमने कहा कि ये सब होना चाहिए। और राज्य की समृद्धि पे, चूंकि राज्य अपनी आय बढ़ाए, मेरा एक कहना है कि राज्य की आय बढ़ना चाहिए और राज्य बढ़ती आय के साथ ये सारे काम करे, क्या कोई तकलीफ है अपने को? नहीं, तो ये आपने जैसे कहा कि कल ही जो वहाँ ग्वालियर में हुआ 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 लाख नौकरियां आएंगी। लेकिन जैसे नारी की बात हो गई, युवाओं की भी जो बात है कि भाई क्या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, रोजगार सृजन जो है वो सबसे बड़ा चुनौती है। तो उसमें उस दिशा में क्या हो रहा है? क्योंकि लगातार आप बताइए, हमारी 3 साल की पीएससी थी, एमपीपीएससी पेंडिंग थी, हमने 3 साल की पूरी कर ली। 60,000 के आसपास सरकारी पद हमने भरे हैं अलग अलग प्रकार से। और पदों के लिए विभाग बताता हूँ, अकेला हमारा स्वास्थ्य विभाग में 42,000 पदों को कैबिनेट से मंजूरी दी हमने। 50,000 पदों को एमपीबी जो बिजली बोर्ड है उसको 50,000 पदों की मंजूरी दी हमने। सब सेक्टर में जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि केवल सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। हमारा युवा नौकरी पाने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बने, इसलिए उसको समर्थ बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, उसको सब चीज़ों से जोड़ रहे हैं। ये लगातार अभियान चल रहा है। नहीं, तो ये जो इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे आपने कहा 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आया है, लेकिन इससे भी क्या मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा या बाहर के लोगों को? क्यों, मध्य प्रदेश को तो मिलने वाला है। ये तो बेसिक चीज़ है, हमने इस चीज़ को बेस बनाया है कि रोजगार आधारित जो व्यक्ति कारखाना लगाएगा, ऐसे में हम उसको विशेष अनुदान देने वाले हैं। ये जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको 2-4 उदाहरण दो ही देता हूँ। अगर आपने खिलौना इंडस्ट्री लगाई, आपने कहा कि मैं रोजगार आधारित 10,000 लोगों को काम देना चाहता हूँ, तो प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम 10 साल तक आपको देंगे उस लेबर के लिए। अच्छा, ये हमारी तरफ से मिला रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री जैसे बांग्लादेश में बनी, हमने अपने राज्य में कपास इतना उत्पादित होता, हमारे यहाँ पहले बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी, बंद हो गई कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस ने कभी, ये आपको तो जानकारी है, लेकिन हमने सारी चीज़ों को रिवाइव किया। हमने कहा नहीं, ये पीएम मित्रा पार्क बना करके रेडीमेड इंडस्ट्री गारमेंट ला करके हमने कहा कि भाई हमारा कपास से यही धागा बनना चाहिए, धागे से कपड़ा बनना चाहिए, कपड़े से निर्यात होना चाहिए जो रेडीमेड गारमेंट्स का। और उसलिए उस हमारे घर पे जो लेबर है उसको लेबर आधारित जो काम लाएगा उसको बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तो छूट देंगे ही, पर लेबर हम उसको अलग से भी बीजीएफ देंगे, इंसेंटिव देंगे। भाई ये देना ही है। हमारा ये प्रयास है कि रोजगार आधारित जो भी काम करेगा हमारे लिए वो इंडस्ट्री की प्राथमिकता है। एक और बात जो आप बार बार कहते हैं कि लाल सलाम का सफाया हो गया मध्य प्रदेश में, तो वैसे तो ये छत्तीसगढ़ में बड़ी समस्या थी। लाल सलाम का आखिरी सलाम जी, हमने ये हो गया है, बड़ा आनंद आया है। ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष था कि कांग्रेस ने कितनी गलतियां की है। कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवादियों का आंदोलन पनपा है और कांग्रेस के शासनकाल में सर्वाधिक दुर्दांत घटनाएं भी हुई। 17 हमारे बहादुर पुलिसकर्मी मारे गए
और तो और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी की सरकार के उनके एक मंत्री कांवरे जी के घर से निकाल करके कुल्हाड़ी से हत्या की। और दुर्भाग्य के साथ इसलिए भी बोलना पड़ेगा कांग्रेस सरकार ने उसका बदला नहीं लिया। कांग्रेस ने उस नक्सलिज्म को और बढ़ावा देने का काम किया। वो छोड़ो, अभी 20 साल से क्या हाल थे, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अभियान लिया, टास्क दिया कि हम जनवरी 2026 तक इसको ख़त्म कर देंगे। और हम नक्सलवादी को मार रहे हैं जिस पे 1 करोड़ का इनाम था, उस पर दुख व्यक्त कर रहे कांग्रेस के नेता। दिग्विजय सिंह जी ने दुख व्यक्त किया कि क्यों मार रहे हो आप। अरे भाई तुम्हारा बदला हम ले रहे हैं, तुम्हारे मंत्री को मारा है। और नक्सलवादियों के जीवन के जो अंदर के पक्ष जाके देखो, जो गांव के अंदर पंचायतों के अंदर जो अत्याचार करते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का पैर काट देते हैं, समानांतर सरकार बनाते हैं, मंत्रिमंडल बांटते हैं, कोर्ट नकली कोर्ट बना के फैसले करते हैं, ये छूट कौन दे सकता है। ये कानून के राज में हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून है, संविधान है, उस संविधान से देश चलता है। कोई नया संविधान बनाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद, उनने हम सब राज्य सरकारों को मदद की, सब प्रकार की मदद की, इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर टेक्नोलॉजी तक, सशस्त्र बल से लेकर के सब चीज़ों में, मोबाइल टावर से लेकर सब चीज़ों में। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एकमात्र भारत जिसमें गणतांत्रिक व्यवस्था कानून से हुई है, उस कानून के अंतर्गत सबको पालन करना चाहिए। जी। तो इंटरव्यू के आखिर में मैं जो शुरुआत में ही पूछना चाहिए था, लेकिन आपको 2 साल हो गए हैं जी। तो अगर मैं सिर्फ 2 उपलब्धियां पूछूं, बहुत ज़्यादा मत बताइए, सिर्फ 2 बातें जिसको लगता है कि मोहन यादव जी ने की 2 उपलब्धियां इस 2 साल की। अब एक विभाग के 2 पूछ लिया तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, चलिए आप जितनी बता दीजिए। देखिए, आप लाइन से लीजिए, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ध्यान में आएगा। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय अटल जी ने कल्पना की थी, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ प्रारंभ किया। पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान से चालू की, 3 नदी जोड़ो किए हमने। तीसरा महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मैया के साथ जोड़ा। नक्सलवादी आंदोलन का माननीय अमित जी के, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से अभी हमने समाप्त किया। ये 35 साल पुरानी पर ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब लाइन से आप बाकी भी देख लीजिए, हमारे मेडिकल कॉलेजों को खोलने की, मैंने आपको बताया ना कि 55 साल में उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज खोले, हमने 1.5-2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए और 12 प्राइवेट खोल रहे हैं। तो ये हमारे काम करने के 18 मेडिकल कॉलेज 2 साल में अगर कोई राज्य सरकार खोल ले, इसका आप आकलन कर सकते हो। और केवल ये नहीं, अब ऐसे कई प्रकार के आज के समय की दृष्टि से, जैसे PM एयर एम्बुलेंस, कोई गरीब घायल हॉस्पिटल में है और उसकी जान बचाने के लिए उसको कोई बड़ी जगह पहुंचाना है, तो हमने कहा केवल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, एम्बुलेंस हमारी आएगी, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे। अगर वहाँ एयरपोर्ट है तो प्लेन भेज देंगे, अगर हेलीपैड है तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन उसको एयर एम्बुलेंस ले जाकर उसको शिफ्ट करेगी। ये हमने योजना चालू की। हवाई यात्राओं में केवल भारत सरकार के एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से बड़ी एजेंसी नहीं आना चाहिए, राज्य की एविएशन पॉलिसी बना करके हमने अपने इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह के एविएशन पे काम किया। तो हमारे राज्य के अंदर विमान भी उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विस जैसे उत्तराखंड में होती गंगोत्री यमुनोत्री, ऐसे अपने ओंकारेश्वर महाकालेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू कर दी। टूरिज्म के सेक्टर में फॉरेस्ट का नया 2 टाइगर रिजर्व हमने बनाए। चीता हमने न केवल बचाया, आप अंदाज लगा लो कि 2022 में आने वाले चीते की 2023 की जब हमारी सरकार बनी तो हमको बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम जिन 12 को लेके आए थे उस 12 में से 8 बचे थे जी। 20 में से 12 मर गए, 8 बचे थे, 8 के 32 हो गए और केवल एक श्योपुर पालनपुर कूनो नहीं। अब हमने माधव नेशनल पार्क और रातापानी ये भोपाल वाला डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकर्ण जी के नाम पर हमने एक टाइगर अभयारण्य बनाया। आप बताइए डल झील में क्यों शिकारा चलना चाहिए, बड़े तालाब में भी शिकारा चल सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ भी ऐसी बहुत सारी बात बता सकता हूँ। आज तो आप मिले, आनंद आया, लेकिन अच्छा लगा आपने सारी बातें कही। नहीं, पर अगले 3 सालों के लिए अगर मैं 3 काम पूछूं कि भाई क्या होंगे, 3 काम बताइए, मुझे मत बताइए ज़्यादा, सिर्फ 3 काम क्या होंगे अगले 3 साल में। मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम प्रत्येक लोकसभा के लिए एक मेडिकल कॉलेज देंगे। आज की स्थिति हमने तय कर लिया कि हमारे प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमने कहा कि हमारा बजट जो 5 साल में डबल होना चाहिए। सरकार यथास्थितिवादी नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट आधारित होना चाहिए। योजना कोई बंद नहीं करेंगे, लेकिन राज्य की आयती बढ़ा देंगे कि हमारा राज्य इससे डबल पे चला जाएगा।
वो इतना ही नहीं, हमने कहा कि 2047 तक प्रति व्यक्ति आय जो आज 1,55,000 रुपये है, हमने कहा हमारी राज्य की भूमिका ये होना चाहिए कि 47 तक 22,50,000 रुपया महीना प्रति व्यक्ति आय हो जाए। इस तरह के प्रबंधन हमारा ना चाहिए। अभी हम रोडवेज की बसें 30 साल पहले बंद, 20 साल पहले बंद हो गई, वो बसें वापस ला के चालू कर रहे हैं। हमने गार्ड ऑफ ऑनर चालू करा करके अंगदान की प्रोत्साहन दिया, देहदान को प्रोत्साहन दिया। ऐसे समाज की हितैषी योजनाओं के आधार पर स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके कई सेक्टर में मध्य प्रदेश को आदर्श रिसर्च सेंटर R&D में हम खड़ा करना चाहते हैं। मैं वापस शुरुआत वाले सवाल पे जाता हूँ, जो ज़्यादा ऊर्जा वाली बात थी, तो ऊर्जा क्या कहीं बहुत सख्ती दिखा रहे हैं आप, इसलिए भी आ रही क्योंकि आपने पंचायत वाले सम्मेलन में कह दिया कि मैं मतलब बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपने डांट डप तो देखो हम तो, हमारा काम इतना ही है सरकार के मुखिया का होने का, जो अच्छा काम करता है प्रोत्साहन देते हैं, समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, और गलती होती है तो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सरकार गलती हमारे लिए, तो हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, आप भी उससे आते हैं कि हमारे यहाँ काम की प्राथमिकता, और माननीय मोदी जी का शासनकाल इसी बात के लिए जाना जाता है, जो सुशासन के लिए। अब तो राम राज्य का जमाना आ गया है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अच्छे काम को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन गलत काम को थोड़ा कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी। तो हमारे साथ जुड़े थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इन्होंने 2 साल का जो कार्यकाल है उसके काम के बारे में तो बताया ही, लेकिन आगे की जो योजनाएं हैं कि अगले 3 सालों में क्या होगा, उस बारे में विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। MP तक का ये पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।